Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of February 2022. तो 22 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिएगा, आपका लाइक और कमेंट इट कैन गो अ लॉन्ग वे इन आर एफर्ट्स, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप उनके जवाब बताइए कि क्या सही है क्या गलत। पहला सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, देयर आर एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, सिंबल्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तीसरा है, हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना, तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो 1 3 2 3 3 ओनली या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतवाहनास के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सतवाहनास के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। दूसरा स्टेटमेंट है, दे पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तीसरा स्टेटमेंट है, दे परफॉर्म्ड अश्वमेध एंड राजसूय सेक्रीफाइसेस। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड एज त्रिरत्नाज अमंग द जैनिज्म। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग त्रिरत्नाज में क्या क्या आता है, राइट नॉलेज, राइट कल्चर, राइट कंडक्ट, राइट फेथ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से त्रिरत्नाज में आते हैं, 1 2 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंशंट वाले पार्ट से ये तीनों क्वेश्चंस हैं वैसे, है ना, तो आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ लेकिन आप लास्ट में बताइए कितने सही थे। पहला सवाल है रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब इसमें देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है, देयर आर एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट। तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है हमको, जो मिला है वो अपर पैलियोलिथिक से हमको प्रोड्यूस हुए हैं। आर्ट का जो फॉर्म हमको मिलना शुरू है वो अपर पैलियोलिथिक से मिला है, लोअर पैलियोलिथिक से नहीं मिला है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंबल्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपने देखे होंगे, है ना, जो अपर पैलियोलिथिक में भी मिली है, जो आपके इधर भीमबेटका का इधर की कहीं की मिली है, तो उसमें बहुत सारे आपको जियोमेट्रिकल सिंबल्स और ये सब तो मिला ही है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। बिल्कुल सही बात है, मेसोलिथिक पेंटिंग्स में हंटिंग सीन्स प्रिडोमिनेट करते, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी सी। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था सतवाहनास के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सतवाहनास के रिगार्डिंग सही है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से ही लिया गया ये, तो बिल्कुल दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म बोथ। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि बिकॉज दे पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर को उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया था ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा सवाल जो था कि इनमें से त्रिरत्नास कौन कौन से हैं, तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, KFC बोलते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये तीनों ही होते हैं, कल्चर इसमें नहीं है, तो सेकंड हटा करके बाकी सारे होंगे, तो 1 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल थे आज के। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, डू यू थिंक दैट रिड्यूसिंग द बजटरी एलोकेशन फॉर मनरेगा वॉज अ गुड मूव, डिस्कस इन डिटेल। अभी इस बार के बजट में आपको पता होगा कि मनरेगा का जो बजटरी एलोकेशन है बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया, तो आपको बताना है कि क्या ये डिक्रीज जो है वो सही मूव है या नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये भी आज के ऊपर एक एडिटोरियल आया है आज इस पे, है ना, तो उसका भी पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ये लिखने में और आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज की है, फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी इन्फोर्स्ड। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई है जिसमें ये कहा गया है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल बनाया जाए। अभी आपको पता होगा कि नॉन इन्फोर्सेबल है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल, तो उसको इसके लिए प्ली गई है, तो प्ली जाती रहे, हम तो पहले इसकी बात कर लेते हैं क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने ली है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया जो है USSR, वहाँ से हमने उसको उठाया है।
and these are incorporated in part 4A of the Constitution of India. part 4A of the Constitution of India के थ्रू इंडिया में है ये, और ये जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तब इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको लाया गया था, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन से इसको लाया गया था 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। पहले जब ये ओरिजिनली आए थे ना तो इसमें केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया, और फिर इसमें 11 ड्यूटीज हो गई, जिसमें जो कि आर्टिकल 51A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 51A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारे 11 ड्यूटीज मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉयिंग द राइट्स दे आल्सो हैव सम ड्यूटीज, तो उनको वो फॉलो करनी है, बट दीज ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट पे आप केस कर सकते हो कोई व्यक्ति अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिसिएबल। ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग को भी रिवाइज हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही हो जाएगा एक तरीके से। पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दूसरा है टू चेरिश द एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखो चार तो ड्यूटीज इसकी नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल स्ट्रगल, यूनिटी इंटीग्रिटी एंड नेशनल सर्विस से ही रिलेटेड है। तो याद रखिएगा चार ड्यूटीज तो आपके ऐसे ही हो जाएंगी, नेशनल सर्विस, यूनिटी इंटीग्रिटी और नेशनल स्ट्रगल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। फिर अगली देखो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज। अगला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। अब देखो फिर ब्रदरहुड और कल्चर की बात आ गई कि भैया रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी को मानेंगे, ब्रदरहुड के साथ रहेंगे और कंपोजिट कल्चर और रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे। फिर नेचर को प्रिजर्व करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे, फॉरेस्ट, लेक्स, इन सबको। एंड फिर उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड इन सब को करेंगे। एंड टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे एंड वायलेंस को वो करेंगे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट। वही है कि एक्सीलेंस की कोशिश करेंगे हर स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के, ताकि नेशन जो है वो और ज़्यादा डेवलप होता रहे। एंड टू प्रोवाइड लास्ट है वही वाला कि एजुकेशन के लिए है ना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन फॉर द चाइल्ड ऑफ व्हाट एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। सो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज ड्यूटीज़ एंड ऑल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपका हो गया होगा। गवर्नमेंट बेट्स बिग ऑन एनिमेशन गेमिंग। तो अब आपको इस बार पता है कि इस बार जो बजटरी एलोकेशन है उसमें AVGC सेक्टर की बात की गई थी। तो बस AVGC सेक्टर एक बार देख लो, लिख लो अभी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन पता होना चाहिए कि AVGC सेक्टर क्या है। AVGC एक्चुअली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। याद रखेगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। दिस इज द सेक्टर ऑफ द कंट्री दैट कुड बिकम द कंटेंट क्रिएटर फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। तो हमारा जो गवर्नमेंट है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उसका ये कहना है कि AVGC सेक्टर में हम कंटेंट क्रिएटर टू द वर्ल्ड बन सकते हैं। वी कैन बिकम द कंटेंट क्रिएटर टू द वर्ल्ड। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, AVGC टास्क फोर्स, याद रखिएगा, जो कि बजटरी एलोकेशन में कहा भी गया था। तो AVGC टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि इस सेक्टर में, AVGC सेक्टर में कंटेंट क्रिएटर के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग जो भी है वो मतलब कि उसमें डिसीजन भी ले सकते हैं, और उस पर बेसिकली पॉलिसी को एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके जो प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के सामने, किस तरीके से हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स एंड ऑल। तो अब ऑब्वियस बात देखो, गेमिंग वेमिंग की इंडस्ट्री में अभी भी देखो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आगे हैं। टेंसेंट की कंपनी, आपको नाम सुना होगा टेंसेंट का, है ना। तो ये सब बहुत आगे हैं। तो बेसिकली हमको अब कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, हमको अब उनसे आगे जाना है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिसर्च भी हो और इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लास्ट से आते हैं, मूव करते हैं थोड़ा, है ना। बीच की तो कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं है, तो थोड़ा हम लास्ट से आते हैं ना, वी विल कम फ्रॉम द एंड।
यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आज जो हम डिस्कस करेंगे द क्राइसिस इन यूक्रेन डोनबास रीजन। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका एक मैप भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैप सबसे पहले समझ लो इसका, जो आपको लोकेशंस याद रखनी है इस मैप में ना, जो यूपीसी पूछेगा आपसे पूछ सकता है। तो रशिया तो है ही, फिर एक दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सारे मैं यहाँ तो नहीं कराऊंगा लेकिन आपको दो तीन बताता हूँ। देखो रशिया के बॉर्डरिंग कौन कौन सी कंट्रीज है ये मैप कर लेना। फर्स्ट मैप, रशिया के बॉर्डरिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यूक्रेन के बॉर्डरिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूक्रेन के बॉर्डरिंग कौन कौन से कंट्रीज है ये देख लेना। फिर यहाँ पे ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कौन सी कंट्रीज हैं। बाल्टिक सी, बाल्टिक के बाल्टिक नेशंस में कौन कौन से आते हैं, बाल्टिक नेशन को बाल्टिक नेशन क्यों बोलते हैं। ब्लैक सी का तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप देखो ब्लैक सी वाला ही रीजन है पूरा ये, क्रीमिया, ब्लैक सी और रशिया वाला रीजन ना, ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज़ के नाम याद कर लेना। तो इस तरीके से कुछ मैप तैयार कर लेना। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यूक्रेन के अंदर वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कौन कौन से रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो यूक्रेन के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डॉनबास रीजन, दिस इज द स्मॉल डॉनबास रीजन, ये है ना, ये जो मैंने यहाँ पे अभी इसमें ये कर दी, ये डॉनबास रीजन, दिस कंट्रोल्ड बाय प्रो रशियन सेपरेटिस्ट। तो यहाँ पे प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है और यही यूक्रेन को खतरा लग रहा है कि भैया ये लोग तो हमको अलग कर देंगे और ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्रीमिया दिख रहा होगा जो कि 2014 में ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर लिया था। तो ये 2014 में ये क्रीमिया वाला पार्ट, इट वाज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014, है ना, इसको याद रखेगा। एंड फिर इधर साइड आपको कुछ कंट्रीज़ दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे फ्रांस हैज़ ऑफर्ड लीड न्यू बैटल ग्रुप इन रोमानिया दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुल्गारिया दिख रहा होगा, है ना, बुल्गारिया भी दिख रहा होगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अभी लोकेटेड है। ये भी इस पूरी इस लड़ाई का हिस्सा क्यों है कि नाटो के कारण, जो नाटो वैटो का पूरा इशू हुआ है ना, उस कारण से पूरा देखो ऊपर लिखा है ना, नाटो इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश 4 न्यू मल्टी नेशनल बैटल ग्रुप्स टोटलिंग 4,000 ट्रूप्स इन रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया इन रिस्पॉन्स टू रशियाज मिलिट्री बिल्डअप अराउंड यूक्रेन। तो यूक्रेन के अराउंड जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, तो अब नाटो क्या कर रहा है, 4 नए मल्टी नेशनल बैटल ग्रुप्स बना रहा है, जो कि आपके कहाँ कहाँ, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया में रहेगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये जो ये वाले है ना, ये कलर से ये वाला जो साइन है ना, इसमें माने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाटो बैटल ग्रुप है। तो नाटो बैटल ग्रुप ऑलरेडी एस्टोनिया में है, ऑलरेडी लातविया में है, ऑलरेडी लिथुआनिया में है, ऑलरेडी पोलैंड में है, ऑलरेडी आपका ये सारे जगहों पे ऑलरेडी है ये। और नए जो स्टैब्लिश करने वाले हैं, प्लान्ड वाले जो हैं, वो ये रेड वाले हैं। रेड वाले यानी स्लोवाकिया, हंगरी, ये ऊपर दिख गया, ये आपका दिख गया रोमानिया, एंड यहाँ लास्ट में आपको बुल्गारिया। तो ये प्लान्ड वाले हैं। और अदरवाइज ये इसका नेटो बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। और पूरी लड़ाई भी तो यही थी ना कि यूक्रेन बोल रहा था कि हम नेटो के अंदर आएंगे, बट रशिया जो है उसने मना कर दिया। रशिया ने कहा कि नहीं, आप नेटो के अंदर नहीं आओगे, बिकॉज हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है वो, है ना, हमारे बॉर्डरिंग किसी भी कंट्री इनफैक्ट नेटो का मेंबर नहीं बन सकती। दिस इज व्हाट द रशियन सेज। अब यहाँ पे मैं आपको दो अच्छी चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो तीन अच्छे प्रीलिम्स के लिए भी आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि 2014 में आप लोग को पता होना चाहिए कि अटैक किया था रशिया ने क्रीमिया के ऊपर और उसको कवर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब इसके बाद हुआ क्या था कि दो अकॉर्ड्स हुए थे। एक हुआ था मिन्स्क 1 अकॉर्ड, ये देखो लिखा हुआ है बाकायदा, इसको नोट कर लो। मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे 2, एक हुआ था मिन्स्क 1 MINSK 1 एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, रशिया और यूक्रेन दोनों ने इसको वायलेट कर दिया। उसके बाद ये मिन्स्क 2 अकॉर्ड हुआ, मिन्स्क 2 अकॉर्ड हुआ, जो कि अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये पीस के लिए वैसे आया है, लेकिन इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने का रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं मिन्स्क कोनेंड्रम। जो रीज़न है ना, उसको बोलते हैं मिन्स्क कोनेंड्रम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मिन्स्क कोनेंड्रम, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दोनों कंट्रीज, जो रशिया है इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, और जो आपका मतलब ये अपनी यूक्रेन है वो उस दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। कैसे, देखो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया हैव कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस particularly about when each part of the agreement is to be fulfilled. रशिया बिलीव्स दैट, रशिया को क्या लगता है, देखो रशिया लगता है, रशिया बिलीव्स दैट द एग्रीमेंट मीन्स दैट यूक्रेन हैज टू ग्रांट द रशिया बैक्ड रेबल्स इन डॉनबास कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनॉमी। मतलब रशिया को ये लगता है कि यूक्रेन जो है वो डॉनबास रीजन में जो रशिया बैक्ड रेबल्स हैं उनको ऑटोनॉमी देंगे और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशंस देंगे, ठीक है ना। रशिया कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, रशिया को ये लग रहा है
कि जो आपका यूक्रेन है वो सबसे पहले क्या करेगा, यूक्रेन उसको रशिया बैक्ड जो रेबल्स हैं उनको ऑटोनॉमी देंगे एंड उनको थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोजीशन देंगे। वहीं यूक्रेन का क्या लगता है, यूक्रेन को इंटरप्रेट कैसे करा, यूक्रेन फील्स दैट मिन्स्क टू अलाउज इट फर्स्ट टू रीस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर डोनबास एंड देन गिव कंट्रोल टू द रशिया यूक्रेन एंड देन गिव इट कंट्रोल ऑफ द रशिया यूक्रेन बॉर्डर, इलेक्शंस इन द डोनबास एंड अ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड पावर टू द रेबल्स, लिमिटेड पावर टू द रेबल। तो तो यूक्रेन को लगता है कि पहले तो भैया बॉर्डर पे कंट्रोल मिले उनको, डॉनबास रीजन पे उनका अथॉरिटी हो, उसके बाद एक इलेक्शन हो, उसके बाद लिमिटेड पावर जो है वो रेबल्स को भी दी जाए। तो इस सेंस में मिन्स्क टू एग्रीमेंट जो था वो काफ़ी एम्बिग्यूअस है ना। तो वाइल यूक्रेन बिलीव्स दैट दे अकॉर्ड सपोर्ट इट्स सॉवरेनिटी फुल्ली, रशिया बिलीव्स दैट इट ओनली गिव्स यूक्रेन लिमिटेड सॉवरेनिटी। तो यूक्रेन और रशिया का इंटरप्रिटेशन ही अलग अलग है मिन्स्क अकॉर्ड का। उनके यूक्रेन के अकॉर्डिंग मिन्स्क अकॉर्ड यूक्रेन को फुल सॉवरेनिटी देता है और रशिया के अकॉर्डिंग केवल लिमिटेड सॉवरेनिटी देता है। तो ये पूरा इशू है कि क्यों मिन्स्क टू अकॉर्ड आ नहीं पा रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था ये, है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या कि चाइनीज़ एक पेट्रोल व्हीकल था, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, पीएलए का एक वेसल था, पीएलए का वेसल था जिसका नाम है P8A पोसाइडन, मिलिट्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसने डिटेक्ट किया है लेजर एमिनेटिंग फ्रॉम पीएलए वेसल। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक वेसल था चाइना का, जो कि गुजर रहा था ऑस्ट्रेलिया के पास से। ऑस्ट्रेलिया के P8A पोसाइडन जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल है, उसने देखा कि वो क्या है, लेज़र से पॉइंट कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन EEZ के अंदर लेज़र का यूज़ कर रहे थे एंड लेज़र का पॉइंट आउट कर रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और मेरे हिसाब से आज जो आर्टिकल भी आया है रशिया चाइना के अगेंस्ट ही आया है, तो उसमें मैं तो कहता हूँ कि चाइना के अगेंस्ट सारे कंट्रीज़ को एक हो जाना चाहिए और अब अटैक कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वही करना चाहिए, ख़त्म करोगे रोज़ रोज़ की चिक 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 चिक, है ना, दैट शुड हैपन। आगे देखिए, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन साइंस हेल्प इंडिया फाइट पैंडेमिक। अब आपको बता दूं कि साइंस के लिए एक पूरा हफ्ता जो है वो डेडिकेट किया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्य, ये फेस्टिवल का नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्य फेस्टिवल, एंड ये 22 फरवरी आज यानी कि आज के दिन से ही शुरू होगा, पूरे एक हफ्ते चलेगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्य यानी कि साइंस की हर जगह पूजा होती है, साइंस इज एवरी। देखो कितना आयरॉनिकल पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, विज्ञान सर्वत्र पूज्य मतलब विज्ञान की हर जगह पूजा होती है ना। तो जबकि साइंस और पूजा दे आर, मतलब इस तरह कहना चाहिए, कोएग्जिस्ट नहीं करते इस तरीके से जितना इजीली ये लिखा हुआ है। बट ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्य फेस्टिवल का नाम है तो वी विल कंसिडर दैट ओनली। फरवरी 28 जो है वो नेशनल साइंस डे होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 28 जो होता है वो नेशनल साइंस डे होता है। और उस दिन CV रमन जी की जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट की, उसको हम कमेमोरेट करते, वी कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ CV रमन जी ऑन द रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कैटरिंग से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन 28 फरवरी को। एंड नोबेल प्राइज़ भी मिला था CV रमन जी को फिजिक्स में, इसी काम के लिए, है ना, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दैट वाज प्रेजेंटेड टू CV रमन जी। कौन से साल में मिला था? आई थिंक 1930 30-20 के आसपास मिला होगा ना CV। तो ये एक बार ये क्लियर कर लेना कि CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिला कब था, है ना। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि UPSC का स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब देती है ना तो उसमें दे सकती है कि कब मिला था। आई थिंक 1930 में मिला था, एक बार कंफर्म कर लेना, 1930, है ना, दैट इज द ईयर विच आई एम सेइंग। बट प्लीज़ टू कंफर्म, डू गूगल इट आउट, एक बार गूगल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1930 मेरे हिसाब से तो 1930 में मिला था फिजिक्स में, और ये उनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, और ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बट एक बार 1930 क्लियर कर लेना, उसके बाद मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। मैं भी क्लियर कर लूँगा खैर ये वीडियो बनाने के बाद, बिकॉज मैं वीडियो बनाते समय इसको बहुत एडिट नहीं करता कभी, मैं डायरेक्टली ही पोस्ट करता हूँ, इसलिए शायद मैं ना देख पाऊँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नाउ द फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड एट 75 लोकेशंस एंड होस्ट 75 एक्सपोजिशंस, 75 लेक्चर, 75 फिल्म, 75 रेडियो टॉक्स, 75 साइंस। याद नहीं रखना है, बस मैं बता रहा हूँ कि 75 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, 75वां साल, उसके हिसाब से ये पूरा किया जा रहा है कि 75 हर चीज़ कर रहे हैं ना। दैट इज़ अ थिंग। इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस अफगानिस्तान यूक्रेन क्राइसिस। अब इंडिया और फ्रांस के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल मीटिंग की है, और दोनों साइड्स जो है रिलेशनशिप को
एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑलरेडी फ्रांस के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी। ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो कि रिलेशन में जो नए पॉइंट्स हैं ना वो याद रखना, बाकी बायलेटरल ट्रेड और ये सब तो रहता ही है ना। फ्रांस के साथ वैसे हमारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी हमने फ्रांस के साथ ही अनाउंस किया था, तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। एक लिख लीजिए इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। ये हम नया फील्ड है ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस का, जिसमें हम फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, ठीक है ना। नाउ दिस एम्स टू इनहेंस पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ ब्लू इकोनॉमी बाय द वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। तो ब्लू इकोनॉमी का फील्ड जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल और साइंटिफिक कोऑपरेशन करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स विच इज़ एम्ड एट फर्दर फैसिलिटेटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में हम उनसे कोलैबोरेट करें ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हो वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। इसके अलावा जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की, ईरान की न्यूक्लियर डील की और जो यूक्रेन में नए नए इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी हमने डिस्कशन किया है। और निगोशिएशंस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हैं, फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के हैं, वो भी चल रहे हैं। इंडिया EU ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, तो दैट कैन गो वेरी हैंडी इन द रिलेशनशिप्स, और बहुत ज़्यादा ये तो ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, लास्ट में जो वो टॉपिक था उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। मैं वो कवर कर लूँ पहले, है ना। जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में अपन नहीं कर रहे, उसमें एक बॉडी थी, एक्चुअली एक बॉडी थी जिसने मिन्स्क अकॉर्ड को ब्रोकर किया था। उसका नाम है OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये लिख लो, ये नोट कर लो, यूपीएससी ऐसे नई बॉडीज के बारे में बहुत पूछता है ना, तो इसको लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशंस। इसका यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। नाम इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। एंड इट मैंडेट्स includes issues such as arms control, promotion of human rights, freedom of press, fair election. It employs nearly 3460 people, एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। एंड इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द मिड 1975 कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप हुई थी 1975 में, जो कि हेलसिंकी फिनलैंड में हुई थी। हेलसिंकी फिनलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन हुई थी यूरोप में 1975 मिड में, एंड वहाँ से इसका बेसिकली कहना चाहिए ओरिजिन हुआ है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यूनियन बजट विल हेल्प इम्प्लीमेंटिंग द NEP। यहाँ पे न्यू डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात चल देखो क्या बजट में दो तीन अच्छी बातें कही गई। इस बार बोला गया कि भाई AVGC सेक्टर की बात हुई, जैसे कि AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। फिर क्वालिटी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, अर्बन प्लानिंग की बात की गई, है ना। ये सारी हमने बातें की। फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की। डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बता दूँ कैसे होगा। देखो बजट में बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोविज़न था डिजिटल यूनिवर्सिटी का। डिजिटल यूनिवर्सिटी मतलब इट विल कनेक्ट द लोकल एंड नेशनल universities together and reach out to the remotest locations of the country alongside upgraded internet connectivity in rural areas as well। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी मतलब कि पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, पूरी जो कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनको डिजिटल माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो न केवल एजुकेशन का सिस्टम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, बल्कि जो ये कोऑपरेशन होता है इंटर स्टेट मतलब जो भी कोऑपरेशन है इंस्टीट्यूट्स के बीच में, नॉलेज के बीच में, वो भी हो सकता है। एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एज वेल। एंड हमको लीडिंग एजुकेशन के फील्ड में लीडिंग बना सकता है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी वाला इनिशिएटिव। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं।
आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल, छोटा एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द मदर टंग। ये इसमें बेसिकली मदर लैंग्वेज और मदर टंग के बारे में बात की गई है ना। और ऑथर के अकॉर्डिंग कहा गया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 6000 मान लो लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, 6000 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से 43% लैंग्वेजेस आर 43% ऑफ द लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड according to United Nations. At least 43% of the estimated 6000 languages spoken in the world are endangered. और UN ने जो पीरियड है 2022 से 2032 का, यानी कि ये जो डिकेड है 2022 से 2032 का जो डिकेड है, इसको इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस कहा है। याद रखिएगा, UN ने प्रोक्लेम किया है 2022 से 2032 को एज द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। 2022 से 2032 का जो ईयर रहेगा ये इंटरनेशनल डिकेड ऑन इंडिजिनस लैंग्वेजेस रहेगा। ये आपका दैट इज द इंटरनेशनल डिकेड ऑन इंडिजिनस लैंग्वेज। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आर्टिकल 350A जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 350A, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 350A जो है वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, आर्टिकल 350A। एंड इसके अलावा आर्टिकल 350B भी है जो कहता है कि अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए बोला है कि भैया एक स्पेशल ऑफिसर आप अपॉइंट करो। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी मतलब जो लेजिस्लेशन है वो कंट्री में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करते, तो ये भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट ऑथर ने बताया कि जो 1952 में ढाका में जो हुआ था दैट वाज एक्चुअली मदर टंग ओनली। वो पावर है मदर टंग की कि ढाका में इतना अपोजिशन हो। क्या हुआ कि पाकिस्तान जब बना तो आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की कहानी आपको पता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, उर्दू को इन्फोर्स कर दिया एज द लैंग्वेज, है ना, पूरे पाकिस्तान की, तो वो ईस्ट वेस्ट दोनों पाकिस्तान में हो गई। लेकिन जो पूरे कम्युनिकेशंस थे इधर बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश में तो भैया लोगों ने अपोज किया, बोला कि भैया उर्दू और उर्दू ओनली पॉलिसी कैसे हो सकती है, हम तो बंगाली बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये पूरा अपोजिशन चला, जिसके बाद में हमको पता है कि ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश, वो सब हमको पता है। लेकिन दैट इज़ द पावर ऑफ दिस मदर टंग की पावर है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे जो है वो आपका ये कल 21 फरवरी था ना, कल ही मनाया गया था। और इस बार जो थीम थी वो थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना, लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, ये बनाया जा रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है क्वेश्चन ऑन मनरेगा बजट एस्टिमेशन। तो ये बेसिकली इस बार जो ऑथर है उन्होंने कहा है कि भैया जो मनरेगा में एलोकेशन कम किया गया है ये क्या सोच करके कम किया गया है। ऑलरेडी हमको पता है मनरेगा में इश्यूज है, डेफिसिट है, मनरेगा में पेमेंट डिलेज होते हैं, मनरेगा में वर्क डिक्लाइन किया जाता है, मनरेगा में सारी चीज़ें हो रही हैं, कई लोगों को पेमेंट पुरानी नहीं मिली है। और अभी भी बहुत लोग हैं जो कि मनरेगा के जॉब पे उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे में बजटरी एलोकेशन को बिल्कुल कम कर देना, वो कहाँ का मतलब क्या नॉलेज लगाया गया। फिर बहुत लंबा चौड़ा एक कैलकुलेशन बताया ऑथर ने, वैसे मैं वो नहीं आपको बताऊंगा, बस एक दो कंसेप्ट बता दूंगा। एक कंसेप्ट है प्रोजेक्टेड परसेंटेज का। अब ये प्रोजेक्टेड परसेंटेज क्या होता है? प्रोजेक्टेड परसेंटेज आर द टोटल डेज ऑफ वर्क एंटिसिपेटेड फॉर द ईयर। मतलब क्या होता है, जब मनरेगा के लिए बजट निकाला जाता है ना, तो ये चीज़ पहले ही निकाल ली जाती है कि कितने दिन लगभग मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे जिसमें वर्क दिया जाएगा साल में। तो प्रोजेक्टेड परसेंटेज बेसिकली आर द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट आर एंटिसिपेटेड फॉर द ईयर, कि इस पूरे साल में कितने दिन काम करवाया जाएगा, है ना। और ये जो बजट एलोकेशन बनाया जाता है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड परसेंट डे। और अगर आप प्रोजेक्टेड परसेंट डे का ही अंडर एस्टिमेशन कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एलोकेशन तो फिर कम ही करोगे ना। तो ऑथर का यही कहना है कि जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें इमेंस अंडर एस्टिमेशन किया गया है जो मेन वेरिएबल्स थे, तभी तो जाके कि बजटरी एलोकेशन कम हुआ है। अगर अंडर एस्टिमेशन नहीं किया गया होता तो बजटरी एस्टिमेशन क्यों कम होता? तो दैट इज द थिंग विच ऑथर से। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो वेज रेट दिया जाता है वो भी काफ़ी कम दिया जाता है। मतलब क्लियर मैंडेट है मनरेगा में कि जो वेज रिम्यूनरेशन है दैट कैन नॉट बी लोअर देन द मिनिमम वेज ऑफ द ईच स्टेट। ठीक है, तो जो मनरेगा के वेजेस हैं दे कैन नॉट बी लोअर दैट द मिनिमम वेज ऑफ ईच स्टेट। तो काफ़ी कमिटीज़ बनी, जैसे कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी अनूप सतपथी जी के अंतर्गत, जिन्होंने कहा था कि जो मिनिमम वेज है वो 375 रुपीज़ पर डे होना चाहिए। और ये जुलाई 2018 में उन्होंने कह दिया था, है ना। लेकिन जैसे एक पेज ग्रुप है, PAEG ग्रुप है, उसने कहा थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया, कहा कि भैया 269 ही दे दो, है ना। लेकिन अगर आप नरेगा की रिपोर्ट देखें तो नरेगा के अकॉर्डिंग जो मनरेगा वेज पे की जाती है वो
₹209 पर डे की जाती है, 209 या ₹209 पर प्रतिदिन दिया जाता है। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मनरेगा जो है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी और लीगल राइट का एक स्कीम है, जो कि मतलब अगर कोई व्यक्ति बोले तो आप मना नहीं कर सकते हो, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। अब ऐसे कंटेक्स्ट में अगर आप एलोकेशन में ही सीलिंग लगा देंगे, अगर आप एलोकेशन भी कम प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब जो कोर प्रेमाइस इस स्कीम का वो फेल हो जाएगा, दैट विल फेल बेसिकली। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है यूज इंटरनेशनल लॉ कॉल आउट चाइनाज वायलेशंस। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया चाइना जब वायलेशन करता है तो आप उसको बोलने में डरते क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एस जयशंकर जी ने कह दिया कि इट वाज अ डिसरिगार्ड। तो क्या जो चाइना कर रहा है केवल वो डिसरिगार्ड है, डिसरिगार्ड नहीं है, बहुत इट्स अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, दिस इज ऑथर सेज। अब ऑथर ने कुछ नाम लिखे हैं एग्रीमेंट्स के, वो लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। देखो 1993 का एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट प्रोवाइड्स दैट नाइदर शैल यूज और थ्रेटन और यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर बाय एनी मींस। तो 1993 का एग्रीमेंट जो है वो बोलता है कि भैया दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट कहीं पे भी वायलेंस या कहीं पे भी फोर्स यूज नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल 1 जो है 1996 एग्रीमेंट का ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू साइड्स प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी अगेंस्ट द अदर। तो यहाँ पर बेसिकली कहना चाहिए कि जो आपका आर्टिकल 1 है 1996 एग्रीमेंट का ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू साइड्स, इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। दोनों ये भी प्रोहिबिट करता है द यूज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, है ना। नाउ द प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स इज ऑल्सो इंश्राइंड इन आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 8 ऑफ द 2005 एंड 2013 एग्रीमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल जो 1 है 2005 एग्रीमेंट का और आर्टिकल 8 है 2013 एग्रीमेंट का रिस्पेक्टिवली, वो भी प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ फोर्स को। स्टेट्स बीइंग फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज कार्डिनल रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये तो चलो इंडिया और चाइना के एग्रीमेंट्स है। जो यूएन चार्टर ने है, यूएन चार्टर का इंटरनेशनल लॉ है, वो आर्टिकल 2 जो उसका सबसेक्शन 4 जो है वो कहता है कि भैया स्टेट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। और ये वायलेशन भी करता है चाइना, है ना। और ये केवल और केवल सेल्फ डिफेंस और आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब ऑथोराइज करे तभी कर सकते हो आप, लेकिन वो देखो वो तो अपने से ही कर रहे हैं। चाइनीज एग्रेशन जो है वो केवल न केवल बाइलेटरल ट्रीटीज को वायलेट कर इंडिया चाइना की, बट यूएन चार्टर के लॉज तक को वायलेट कर रहा है। ऐसे में यूएन फिर भी अगर इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रहा है तो दैट इज द मतलब बिग मिस्टेक, है ना। एंड ह्यूज मिलिट्री का बिल्टअप जो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में किया है वो भी 1993 1996 एग्रीमेंट का वायलेशन है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे कही है। इसके अलावा चाइना जो है वो 2016 में ऑलरेडी जो फिलीपींस के फेवर में रूलिंग गई थी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की, उसको वायलेट कर चुका है। अनक्लॉज को वायलेट कर चुका है, ये तो इंटरनेशनल लॉ है ना, अनक्लॉज उसको वायलेट कर चुका है। किसी के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को वायलेट करता रहता है। बहुत सारे उन्होंने इलीगल सब्सिडीज मैनिपुलेट की है, करेंसी को मैनिपुलेट किया है ना। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी चाइना करता आया है। तो कहना चाहिए कि जो ये वेपनाइजेशन है चाइना की तरफ से जो हो रहा है, ये ना केवल बायलेटरल बल्कि इंटरनेशनल लॉज का भी मतलब एक कहना चाहिए वायलेशन है। और इस तरीके से तो भैया इंटरनेशनल कम्युनिटीज अगर एक्शन नहीं लेंगी तो फिर तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। ऑन दिस नोट वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।